बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज फ्राइडे का दिन है जी, आपको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और फ्राइडे मैंने चेक किया, मैंने कहा ये ना हो कि मैंने कुछ जल्दी अनाउंसमेंट कर दी। वैसे तो आजकल मेरा वो होता है ना, ख़राब हुआ हुआ है जो डेज़ और डेट्स का पैटर्न है कि याद नहीं रहता कि आज कौन सा दिन है कौन सा नहीं। वैसे होता है, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हमने बात तो क्रिकेट के हवाले से भी करनी थी, लेकिन क्रिकेट को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने सोचा कि जो नेपा वायरस है इसके हवाले से बात कर ली जाए। भारत में जी नेपा वायरस के तस्दीक शुदा जो केसेस हैं उसके बाद ओवरऑल एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है। कई एशियाई ममालिक ने सरहदी निगरानी हो और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग सख्त कर दी है। आलमी मीडिया और जो इदारे हैं उन्होंने वायरस को संगीन सेहत आमा का ख़तरा भी करार दिया है और जो बुलंद अमवाती शरह पर जो ख़बरदार है वो भी अलार्म किया है। माहिरीन के मुताबिक जी गैर मौसर निगरानी के बायस वबा का फैलाव हो, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ पर जो मनफी असरात पड़ने का भी खदशा है। पाकिस्तान में भी जी वफाकी वजारत सेहत ने भारत में जो नेपा वायरस है उस पर फैलाव पर जो कह ले वार्निंग जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। और मुल्क भर के जो एयरपोर्ट्स हैं, आपकी जो पोर्ट्स हैं, ज़मीनी सरहदें हैं, इस पर सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान आने वाले और ट्रांजिट जो पैसेंजर्स हैं उनके 100% स्क्रीनिंग लाजमी उनको करार दी गई है। हुकाम के मुताबिक जी पाकिस्तान में ताहाल नेपा वायरस का कोई तस्दीक शुदा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुश्तबा जो अलामात है उस पर मुसाफिरों को फौरी तौर पर आइसोलेट करने की हिदायत भी जारी की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक WHO ने नेपा को जो के लिए प्रायोरिटाइज किया है ख़तरनाक वायरस करार देकर और फौरी रिसर्च पर जोर दिया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस वायरस की मौजूदगी में T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ भी मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों की ज़िंदगी ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया होस्ट करने वाला है जी T20 वर्ल्ड कप। और भारत में नेपा वायरस की निगरानी का निज़ाम खासा गैर मौसर है और दही और सरहदी इलाकों में भी बिल्कुल नाकारा कह लें वही है। इस मोहलिक वायरस से कैसे बचा जा सकता है इस पर बात करेंगे, चूँकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई तस्दीक शुदा केस नहीं है। अगर हमारी स्क्रीनिंग और सारी चीज़ें रहती हैं तो अल्लाह न करे ऐसा कोई वायरस हम इसको सफ़ा करें। डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, आई बिलीव कि हम ना कोविड के बाद से इतना डर गए हैं कि जब भी कोई ऐसे वायरस की इंटरनेशनली भी खबर आती है तो हम थोड़े विजिलेंट हो जाते हैं या हमारे लिए बड़ी टेंशन की बात होती है। थोड़ा सा हमें इस नेपा वायरस के हवाले से आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा, कितना ख़तरनाक है और इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमारे यहाँ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस 60% जानवरों के ज़रिए होती हैं। मिसाल के तौर पे छोटे जानवर, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस और मच्छर, सो ऑन एंड ऑन। लेकिन ये निपा वायरस ये भी ज़ूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवर के ज़रिए होती है। और ये मलेशिया, थाईलैंड वगैरह में कुछ केसेस निकले और इंडिया में भी निकले जहाँ पर ये वायरस रहता है सूअर में और ये फ्रूट बैट में। फ्रूट बैट को कहते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। तो हमारे यहाँ ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट काफ़ी है, सिंध, पंजाब, KP में भी है वहाँ पर। और ये रहते हैं पेड़ों के ऊपर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर। और अभी तक तो कभी कोई ऐसा वायरस इस तरह का डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये वायरस चूँकि बहुत ही ऊंचे और बड़े दरख्तों में रहते हैं और ये दरख्त अब कटे जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये बैट अपनी जगह कहीं और जाके बदल ले। तो ये एक खदशा है कि बैट्स शायद फैल जाए लेकिन वायरस शायद ना हो। दूसरी बात ये है कि यही फ्रूट बैट ये ऐसे पेड़ों पे रहता है जिसमें फल हो और ख़ास तौर पे पाम ट्रीज जैसे जिसमें खजूर और नारियल के दरख्त ऊंचे ऊंचे होते हैं, उनकी शाखों पे जाकर ये अपना बसर करते हैं। और आपको पता है कि चमगादड़ बैट्स वो रात को निकलते हैं और दिन भर वहाँ पे लटके पेड़ों के ऊपर लटके रहते हैं।
और ये जब खाना खाते हैं तो ये खजूर या नारियल या जो भी फल के दरख्त, ऊंचा फल का दरख्त हो, उस पे बैठे होते हैं। अगर ये वायरस उनके अंदर हो तो वो इंसान के अंदर जा सकता है कि जब वो अ, दरख्त का जो के तने में जूस होता है और लोग उसको निकालते हैं और फिर उसकी शक्कर की तरह या मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको सफाई से नहीं निकाला गया, यानी कि अगर ये मशरूब जो निकलता है, अगर वो ये वायरस से आलूद हो और अगर आपने हाथ नहीं धोया है, उन्होंने जो निकाल रहे हैं, या इसको पूरी तरह प्रोसेस नहीं करते, उबालते नहीं और कच्चा कच्चा मिठाइयों में डाल देते हैं, तो ये वायरस ये चमगादड़ से लेकर इंसान तक मुंतकिल हो सकता है। तो ये बात है, लेकिन अब तक ये नहीं आया, और ये नहीं है कि ये इंसान से इंसान तक लगता है। तो ये जो एयरपोर्ट पे इतनी खबरदारी हो गई है, उसकी वजह ये है कि डब्ल्यूएचओ, जब वो कोविड हुआ था तो डब्ल्यूएचओ बड़ा परेशान हुआ कि हमने बहुत देर से आप लोगों को इतला, दुनिया को इतला दी, तो इसलिए वो जल्दबाजी में उन्होंने ये अभी कर लिया। इसके अलावा अगर आपने एयरपोर्ट पे या ट्रेन स्टेशन पे या कहीं भी इसकी स्क्रीनिंग की भी, तो वो कोई कंप्लीट तो नहीं ना हो सकती है। स्क्रीनिंग का मतलब कि आपको बुखार है और पूछ लेंगे कि सर का दर्द है, हाँ अगर है तो उसकी तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कोविड हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अब निपा के इन्फेक्शन की ख़ास चीज़ ये है, या तो बहुत ही मामूली हो सकता है, सर दर्द और बुखार होकर ठीक हो जाए। दूसरी बात ये हो सकती है जो दूसरे हद तक, कि सर का दर्द, बेहोशी, दौरे चढ़ना, और फिर वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है और उसका कोई ऐसा ठोस इलाज नहीं है माँ, सिवाय इसके कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं दवाइयों से, फ्लूइड से, बुखार कम करने के लिए, दर्द के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें 40% ठीक लोग ठीक भी हो जाते हैं और 40 से 75% का मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हमें ज़ाहिर है वार्निंग बड़ी अच्छी मिली है, और इस वक्त NIH इस्लामाबाद ने किट्स भी ले लिए हैं इसके डायग्नोज के लिए। तो ये अगर कभी डायग्नोज हो जाए तो हमें पता चलेगा कि इक्का दुक्का केस इधर उधर अच्छा है, डॉक्टर लेकिन साहबा, इसका सॉरी बैकग्राउंड तो होना चाहिए। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं आपने सिम्टम्स बताए हैं कि इसमें जो चांसेस हैं, रेशो भी आपने क्लियर की है, बट क्या मेरा सवाल यहाँ पे है कि किट्स हमने डायग्नोसिस के लिए ले ली हैं, डू वी हैव ट्रीटमेंट्स, या हमारे पास इसकी कोई वैक्सीनेशन इंटरनेशनली कोई प्रैक्टिस हो रही है या पाकिस्तान में? नहीं नहीं, कहीं पे ना, क्योंकि इतनी आम बीमारी नहीं है ना, तो इसकी ना ये एंटीवायरल नहीं, ये वायरस है, और वायरस के खिलाफ बहुत कम दवाइयाँ होती है। अब तो कोविड के लिए कुछ निकला है, कुछ इन्फ्लुएंजा के लिए, HIV वायरस के लिए, लेकिन निपा तो इतना कम तादाद में है कि अभी कोई उस पर इतनी रिसर्च नहीं ये हो रही है। तो रिसर्च हो रही होगी, लेकिन कुछ दवा नहीं, इलाज नहीं है इसका, और ना कोई वैक्सीन है। हाँ, अगर ये बीमारी बढ़ती जाए तो फिर फार्मास्यूटिकल ज़रूर कुछ उस पर तवज्जो करके और कुछ निकालेंगे, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि ये जो हम कहते हैं कि दिमाग का वरम हो जाता है, जो जिससे की वजह से सर दर्द और बेहोशी होती है, इसे हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस। और निपा तो सिर्फ एक वजह है एनसेफेलाइटिस का। यहाँ पे पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारे वजूहत हैं एनसेफेलाइटिस के। मिसाल के तौर पे जापानीज़ एनसेफेलाइटिस है, इक्वाइन एनसेफेलाइटिस है, हर्पीज एनसेफेलाइटिस, और बहुत सारे वायरसेस करते हैं। कुछ ठीक भी हो जाते हैं और कुछ जानलेवा भी होते हैं, और निपा तो सिर्फ उनमें से एक वायरस है जो यही अलामत करता है। और अगर ये एक से ज़्यादा, मतलब मुल्क में अगर डायग्नोज हो जाए तो ज़रूर हमें शक होगा कि और भी हैं। इसलिए NIH ने बड़ा अच्छा किया कि इसके डायग्नोसिस के लिए अभी उन्होंने सामान PCR का ख़रीद लिया हुआ है, ले लिया हुआ है, और जो अगर इस अलामत के साथ कोई पेशेंट अस्पताल में आए तो उसका ये टेस्टिंग हो सकती है और डायग्नोसिस हो।
लेकिन ये अभी इस वक्त इतने परेशानी की बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान से इंसान तक हाँ, बीमारी नहीं मेरा लगती है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ह्यूमन टू इसका वो ट्रांसफर का एलिमेंट नहीं है, जानवरों से इंसानों में आ रही है, और वही कि अगर उसको सही तरीके से हमने स्टेरिलाइज नहीं किया किसी चीज़ को, या हमने उसका प्रोसेस सही नहीं किया, तब चांसेस ह्यूमंस में इसके आने के हैं, राइट? शुक्र है हमारे पास सुअर नहीं होते हैं, तो वरना एक और जानवर भी होता है उसमें, तो हम वो तो हटाकर हमारे पास ये फ्रूट बैट जरूर हैं। और जैसे जैसे पेड़ काटे जाते हैं, शजर कम हो जाता है, तो ये चमगादड़ आगे आगे बढ़ते हैं। बट ये बैट्स तो हैं, लेकिन उनके अंदर ये वायरस है नहीं है, अब तक किसी ने उस पर कोई तफ्तीश नहीं की। ये हमारा काम नहीं है डॉक्टर्स का, ये बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, उनका काम, और इंशाल्लाह वो अब उसकी तरफ गौर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि क्योंकि पता है डॉक्टर साहब, मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में भी ये कहा था कि वो कोविड ने हमें इतना डरा दिया है ना कि समहाउ कि अब दुनिया में इतना एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया था, चेंज आया था कोविड के बाद हमारी ज़िंदगी। अभी तक आई थिंक हम उस सारे ट्रॉमा से नहीं निकल पाए। तो ये कोई भी वायरस सुनते हैं तो ट्रॉमेटाइज होता है इंसान, के अल्लाह ना करे कि कोई ज़्यादा वर्स सिचुएशन हो। तो आपके मुताबिक अभी कोई वर्स सिचुएशन नहीं है, वी आर ऑल सेफ, लेकिन हमें इसको मॉनिटर तो डॉक्टर साहिबा करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग से अगर नहीं होगा तो हमें सिम्टम्स अपने हॉस्पिटल्स में, चाहे इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है, हमें दीगर शहरों में या दीगर सूबों में भी इस चीज़ को फोकस में तो रखना पड़ेगा, और स्क्रीनिंग का प्रोसेस तो जारी रखना पड़ेगा, राइट? और ये आप आगाही कर रही हैं ना, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसके ज़रिए लोग समझते हैं और एक एजुकेशन होती है लोगों की। इस तरह तो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, और ये प्रोग्राम्स आप करते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनकी समझ आती है, और फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो मज़ीद पढ़ना चाहेंगे उसके बारे में। तो ये और ख़ास तौर पे मैं फिर से कहूँगी कि जूनोटिक इन्फेक्शन बड़े ख़तरनाक, यानी कि जो जानवर से इंसान, क्योंकि एक तो वो अभी उनकी डायग्नोसिस नहीं है, छुपे हुए होते हैं, और जैसे रेबीज़ भी एक जूनोटिक डिजीज़ है। कुत्ते के लुआब में अगर ये वायरस हो और किसी इंसान को काट ले तो रेबीज़ तो बड़ी ख़तरनाक, दुनिया में सबसे ख़तरनाक इन्फेक्शन जो है वो है रेबीज़ का वायरस। तो इस तरह से आप लोग जो आगाही फैलाते हैं बहुत ही अच्छा। बस अल्लाह करे हमारी आगाही लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा कि आपने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थी जी। निपा वायरस के हवाले से डॉक्टर साहिबा बात करी थी, और उनके मुताबिक अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, लोगों को भी विजिलेंट रहना पड़ेगा, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होती, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वायरस है, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। इस हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज़ में पहले T20 में 22 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। कद्दाफी स्टेडियम में जी ये मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 168 स्कोर किया। साइम अयूब 40, सलमान अली आगा 39, बाबर आजम 24 रन के साथ नुमाया बैटर है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम जी मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी, और पाकिस्तान के 169 जो रन है उसका टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो ज़्यादा खुलकर नहीं खेल सकी, और 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जी कैमरॉन ने 36 और हॉलेट ने 34 बनाए। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने के खिलाड़ी को आउट किया। सो अभी 1-0 की बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान को। अपने होम ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके लिए तैयारी का भी आई बिलीव बड़ा अच्छा मौका हमारे लिए चल रहा है। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच काशिफ, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में खेल रही है, इस पे आपके तासुरात क्या हैं, और कल के मैच का भी एनालिसिस हमें दीजिएगा।
देखें, बड़ी खुशाइन बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है एंड जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी भी के लिए पाकिस्तान को ये मौका मिला है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लेजेड टीम नहीं है। अभी इस टीम में वर्ल्ड कप के लिए मजीद लोग भी शामिल होंगे, तो लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल मैच होता है और पाकिस्तान को एक मौका डेफिनेटली मिला है। अगर कल के मैच की हम बात करें तो पाकिस्तान ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने विद द इंक्लूजन ऑफ बाबर आजम अपना ओपनिंग जो पेयर है उसको चेंज नहीं किया और बैटिंग ऑर्डर वही रखा। तीसरे नंबर पर सलमान अली आगा आए। अनफॉर्चुनेटली साहबजादा फरहान स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पाकिस्तान टीम लेकर जा रही थी इनिंग्स को, शुरू में लग ऐसा रहा था कि जिस तरह हम 190, 180 या शायद 200 भी टच कर जाएंगे किसी स्टेज पर, क्योंकि 9.5 और 9 की रन रेट से पाकिस्तान स्कोर कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन हैं वो उस तरीके से फिनिश नहीं कर सके। मेरा ख्याल है ये एक लैकिंग है जिसको पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बैटिंग ट्रैक के ऊपर जैसा लाहौर की कद्दाफी स्टेडियम की विकेट थी, यहाँ पर 200 रन होने बड़े ज़रूरी थे पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह, और हर प्लेयर को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। कल फ़खर जमान भी उस तरह बैटिंग नहीं कर सके और जिस तरह फ़खर जमान मशहूर हैं, लेकिन चलें 1 ऑड मैच हो जाता है इस तरीके से। तो बाकी आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को कंप्लेसेंट नहीं होना, पाकिस्तान ने कोशिश ये करनी है कि अच्छा टारगेट, बड़ा टारगेट सेट करें और ये सोचें कि हम इनको कन्विंसिंग हराएंगे ऑस्ट्रेलियंस को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जाहिर है आपने भी खुद भी बात की, लेकिन मिडिल ऑर्डर का मैं चाहूँगी काशिफ आप ज़रूर डिस्कस करें। मिडिल ऑर्डर हमारा आपके नज़दीक हमें मज़ीद स्टेबल करना है, हमें क्या करना है? बिकॉज़ आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि हमने चीज़ों को चेंज नहीं किया या अपने पैटर्न को चेंज नहीं किया, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड थे पहले दिन से ही। वो चेंजेस क्या हैं जो आप फील करते हैं? देखें, पहले बात तो ये है कि हमें स्क्वाड देखना है कि कौन सा वर्ल्ड कप में जाएगा। उसके लिए हमें मतलब ट्रायल जो है वो इन्हीं मैचेस में होता है। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को खिला के चेक करने की जरूरत है। ओपनिंग स्टैंड मैं समझता हूँ कि इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जिस तरह आपने कहा, हाँ वहां पर कुछ चेंजेस हो सकती हैं, नए बच्चों को लाया जा सकता है। बाबर आजम को किसी एक मैच में आप खिलाएं, किसी एक मैच में ना खिलाएं, ताकि उनके बगैर भी देखें आप टीम जो है वो कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर का वो स्टेज होती है जहां पर पावर प्ले के बाद आपको सिंगल डबल पे फोकस करना पड़ता है। 1 ऑड बाउंड्री लग सकती है, लेकिन 15वें ओवर से 20वें ओवर तक वो टाइम होता है जिसमें सिर्फ बाउंड्रीज चाहिए होती हैं और आपने रन रेट, स्ट्राइक रेट को ऊपर लेकर जाना होता है। तो शायद वो एक जगह है जहां पाकिस्तान एक मिस कर रहा है, लेकिन वहां मोहम्मद नवाज एक पाकिस्तान के पास अच्छे बैटर हैं जो कि तेज स्कोर कर सकते हैं, शादाब खान हैं जो कि तेज स्कोर कर सकते हैं। तो वहां पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है कि पाकिस्तान उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आने वाले मैचेस में बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलेगा। काशिफ, हमारे पास स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है जो हमने लेकर जाना है इस वर्ल्ड कप के लिए, बट आई बिलीव मैं ये भी चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस स्क्वाड का भी एनालिसिस दें। बट इज़ इट अ बैलेंस स्क्वाड जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जाना है, और शादाब खान को भी हमने बीच में इंक्लूड किया है जिनके हवाले से भी बहुत सारी मिक्स तासुरात हैं। आपका क्या एनालिसिस है इस ओवरऑल स्क्वाड के लिए जिसको हम आगे कैरी ऑन करने वाले हैं? देखें, शादाब खान के बारे में अगर आप बात करें तो वो एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली है, क्योंकि हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि शादाब खान को हम कैसे क्या खिला रहे हैं। एज अ बैटर ऑलराउंडर खिला रहे हैं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, वो भी हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैटिंग में भी उस तरह का परफॉर्म नहीं किया और बॉलिंग तो उनकी लेटली आप पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं दे रहे। तो एक वो क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली है, लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत देर हो चुकी है उस बात को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो अब हमें उनको प्रमोट करने की जरूरत है, अब हमें ये एक्सपेक्ट करने की जरूरत है कि वो परफॉर्म करेंगे। तो अब ये जरूरी ये है कि पाकिस्तान की जो अवेलेबल लॉट है वो परफॉर्म करे, और मेरा ख्याल है अब जो बैटिंग ऑर्डर अब सेट कर रहे हैं सलमान अली आगा, उसको आगे लेकर जाएं ताकि प्लेयर को पता हो कि उनका बैटिंग ऑर्डर कौन सा है और उनका नंबर कौन सा है। एक जो मुझे तशवीश है वो है फ़खर जमान के नंबर पर। मैं अभी भी समझता हूं कि फ़खर जमान जो है वो
तीसरे नंबर पर आना चाहिए। उसको आप 5वें नंबर पे भेजेंगे शायद वो उसके लिए बहुत देर है फखर जमान के लिए। फखर जमान सर्कल को बहुत अच्छा खेलते हैं। फखर जमान जो है वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट रन रेट को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। तो शायद उनका तीसरे नंबर पर आना, सलमान अली आगा का चौथे नंबर पर आना शायद वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और पाकिस्तानी कैप्टन को इसमें थोड़ी रद्दोबदल करने की जरूरत है। उसके अलावा जो स्पिनिंग अटैक है, उस्मान तारिक के आने से मैं समझता हूँ कि हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, और वो डेफिनेटली हमें फायदा देंगे। श्रीलंका की विकेट जो है वो स्पिनर्स को सूट करेंगी और वो सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स स्पिनर। तो वहां आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि शायद 200 या 210-20 स्कोर हो। वहां 170-80 रन होंगे और वो ही आपको कंटेन करने पड़ेंगे, डिफेंड भी करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है स्पिनिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का बहुत मजबूत है। पाकिस्तान को उस पर बहुत रिलायंस मिलेगी उससे। पावर प्ले, फर्स्ट पावर प्ले और स्पिनिंग डिपार्टमेंट, मैं समझता हूँ ये दो चीजें ऐसी हैं जो जहां पाकिस्तान कैपिटलाइज कर सकता है, और पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान ने जो भी लास्ट आई रिमेंबर के 3 दिन पहले जो मीटिंग भी हुई है प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ साहब की और साथ मोहसिन नकवी साहब की, पाकिस्तान का स्टांस इंडिया के हवाले से और हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन के हवाले से वो तो क्लैरिटी हमें आज या मंडे तक मिलेगी। बट इंडिया के अंदर ऑलरेडी बांग्लादेश वाला जो एक मामला हुआ है, इस पे इन द एंड काशिफ आपका क्या ओपिनियन है? वेरी अनफॉर्चुनेट मैं तो ये कहूँगा। और दूसरी बात ये है कि ये सब कसूरवार आईसीसी है और एसीसी है, क्योंकि देखें जब इंडिया ने इनकार किया था पाकिस्तान आने का और एशिया कप में खेलने का, तो उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था एक, और उस वक्त आईसीसी को ये बीच में आके कहना चाहिए था कि ये हम प्रेसिडेंट नहीं सेट करेंगे। अगर कोई मुल्क नहीं खेलने जाना चाहता तो फिर वो ना खेले। मैं आपको लेके जाऊंगा 1996 में, जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों ने इनकार कर दिया था कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप मैचेस खेलने के, तो उनके पॉइंट्स डिडक्ट हो गए थे और ये अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दी गई थी कि आप जो है एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। तो यही स्टांस लेना चाहिए था आईसीसी को, उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद इंडिया के बाद पाकिस्तान ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, वो भी एक्सेप्ट हो गया। तो अब अगर बांग्लादेश को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कि उन्होंने आईपीएल में दिखा दिया उनके प्लेयर्स को वापस भेज करके वाकई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था आईसीसी को, और आईसीसी को उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कि वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, जब और अवेलेबल भी है। ऐसा नहीं है कि कोई नया लेकर आना है वेन्यू। श्रीलंका इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप और वहां पर वेन्यू है, पाकिस्तान वहां पर खेल रहा है, तो वहां इंडिया ने आना था और वह बांग्लादेश के साथ भी खेल रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उसके बाद जो उनके एक्रेडिटेशन ना देना उनके सहाफियों को, मेरा ख्याल है वो उससे भी बड़ा गलत बात है जो कि बांग्लादेश के साथ हुई चाहिए। तो पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक लॉबी क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा स्टांस लेकर आईसीसी के पास जाएं, और बिल्कुल जायज बात हम कर रहे हैं आईसीसी से, और आईसीसी को एक्सेप्ट करनी चाहिए ये बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि जय शाह वहां बैठे हुए हैं, तो इस वजह से आईसीसी तो इस वक्त वो है नहीं, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है बिल्कुल, इसलिए वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर क्रिकेट। और लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा कि इसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस आएंगे क्रिकेट के ऊपर। यस, यू सो राइट कि लॉन्ग टर्म में इसके बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट आ सकता है क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों के साथ हो रहा है, कल को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, यू नेवर नो इंडिया कब कहाँ क्या करे। थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 3 T20 मैचेस की सीरीज है जो कद्दाफी स्टेडियम में खेली जा रही है। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया है पाकिस्तान ने, सो आई बिलीव कि ये सीरीज भी हम जीतें और आगे हमारी जो वर्ल्ड कप की तैयारी है वो भी बेहतर हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक आर्टिस्ट से। एक बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जी, सैयदा महनून अनवर, जिनका ताल्लुक जेहलम से है। और महनून ने पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया है और इस वक्त वो शाही किला लाहौर में बतौर आर्ट कंजर्वेटर
खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। महानूर के हवाले से अगर हम बात करें तो तारीख़ी विरसे की हिफाजत हो, उसकी रिस्टोरेशन हो, उसके शोबे से वाबस्ता है, जहाँ वो मुग़लिया दौर के 400 साल जो कदीम फ़न पारे हैं, पिक्चर वॉल है, मोज़ेक टाइल है, टाइल पैनल्स हैं, फ्रेस्को वर्क है, जैसे नायाब आर्ट को महफूज बनाने का हम काम कर रही है। उनके साथ साथ जी सिख दौर की भी जो फ़न तामीर है, आर्ट है, उसकी कंजर्वेशन भी इनके प्रोजेक्ट्स में शामिल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ाइन आर्ट्स के साथ साथ उन्होंने साइकोलॉजी में भी मास्टर्स किया है और ह्यूमन साइकोलॉजी को ये बड़ी डेप्थ से समझने में मदद भी इनको देता है। इस वक्त सैयदा महानूर अनवर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप आई। हमें ज़रा अपनी आर्ट, अपना ये जो आर्टिस्टिक जर्नी है इसके हवाले से बताएं, कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? जी ज़रूर, मुझे बचपन से ही आर्ट का शौक़ था और मैं बचपन से ही पेंटिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट रखती थी। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में एक सोच होती है लोगों की कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर वगैरह ही एक बड़ी फील्ड है, तो मैं भी इस चीज़ को लेके चलती थी और मैं चाहती थी कि ठीक है, मैं इंजीनियर बन जाऊंगी और मैं अपने शौक़ को यहीं पे छोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे आर्ट की तरफ रजू करने का मौका दिया और मैंने अपने शौक़ को इस तरह से लेके चली। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे मानो ये बताएं कि आपने पढ़ा कहाँ से और फिर अब आप एज आ कंजर्वेटर काम कर रही हैं शाही किला में भी, ये कितने अरसे से जारी है और किस तरह का अब तक का जर्नी जा रहा है आपका? मैंने पहले बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स मैंने जेहलम से ही किया था। देन मुझे वो उसमें इतना मज़ा आया कि मुझे हुआ कि मुझे मास्टर्स किसी अच्छे बड़े सिटी से करना चाहिए। उसके लिए फिर मैं लाहौर आ गई और यहाँ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने एज अ कंजर्वेटर मैंने शाही किला में जॉब करना स्टार्ट किया। इसके लिए मुझे जस्ट यहाँ पे 4 इयर्स हुए हैं। 4 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और कैसा जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रही हैं? मैं बेसिकली शाही किला में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ। अभी मैं पिक्चर वॉल पे हूँ, उसके अलावा मैंने शीश महल, सैदरा, लो टेम्पल पे भी काम किया है। बिल्कुल ठीक है। तो पिक्चर वॉल में जब हमारे शो का आगाज़ भी होता है, आई रिमेंबर, तो हम लोग गए थे पिक्चर वॉल को कवर करने के लिए भी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बारीकी का काम है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो रेस्टोरेशन का काम कितना चैलेंजिंग है और किस तरीके से हो रहा है अभी तक? अभी तो हमारा काम बेसिकली जो जिस लेवल पे हो रहा है, अगर आप देखें तो कंजर्वेशन का काम बहुत ही पेचीदा है। आई एग्री। और अभी हम लोगों का तकरीबन वाइंड अप करने के उसमें है। इनॉग्रेशन अभी हमारी फरवरी में इंशाल्लाह हो रही है और पिक्चर वॉल तकरीबन उसका कंजर्वेशन के जो मराहिल हैं वो लास्ट स्टेज पे ही हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो अच्छा, एज अ आर्टिस्ट आपका फोटे क्या है, आप किस तरह का आर्ट प्रेफर करती हैं? और सेकेंडली मुझे ये बताओ कि जब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शाही किला में, ये बहुत एक डिफरेंट और चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसको आप लोग प्रिजर्व कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एज अ कंजर्वेटर मुझे लगता है कि जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की। तो आई थिंक मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे शाही किला में जॉब करने का मौका मिला। और जैसे कि आपको पता है, पिक्चर वॉल दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो एज आर्टिस्ट आपका क्या फोटे है, आप किस तरह का आर्ट करती हो ज़्यादा? मैं बेसिकली अभी तो फ़िलहाल कंजर्वेशन में ही मेरा फोकस है और मैं इंशाल्लाह इसी को लेके चलूँगी। अभी मैंने आर्ट प्रैक्टिस इसकी वजह से थोड़ी सी कम की थी क्योंकि मैं मास्टर्स भी कर रही थी साइकोलॉजी में, मैंने जॉब के दौरान किया है। तो उस वजह से मैंने अपनी आर्ट प्रैक्टिस को थोड़ा सा रोक दिया था। ओके। तो अब आगे क्या प्लान्स है, क्या करना है, क्या सोचा है? मैं इंशाल्लाह एक तो कंजर्वेशन को लेके आगे चलूँगी ताकि हमारे जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी हिफाजत कर सकें और लोगों को इसके लिए अवेयरनेस दे सकें हम। ठीक है। और बस ये भी अपनी साइकोलॉजी जो आपने पढ़ी है उसको कंटिन्यू करने का प्लान है? या श्योर। मैं अभी आर्ट प्रैक्टिस के बाद मैं साइकोलॉजी को भी लेके चलूँगी। ठीक है। तो मानो ये बताएं, पाकिस्तान में जो एज एन आर्टिस्ट आप क्या फील करती हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अब विद टाइम क्रिएट हुई हैं आर्टिस्ट के लिए? आर्टिस्ट के लिए अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक आप अगर अपना काम एग्जिबिट कर रहे हैं तो इसके लिए अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास
एग्जीबिशंस करवाने के लिए और अपना काम शोकेस करने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो एज सच उस तरह से कोई जॉब्स नहीं है, मतलब हम टीचिंग के अलावा उस तरह से कुछ कर नहीं सकते। मैंने भी जब बैचलर्स किया था तो उसके बाद में थोड़ा सा डिप्रेशन में थी कि मुझे शायद मेरी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब ना मिले, यू नो कि अगर आप कोई। लेकिन एज आर्टिस्ट व्हाई डू यू फील द नीड टू डू अ जॉब? आप अपने आर्ट को भी तो आगे कर सकते हो। या श्योर, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कंजर्वेशन की तरफ थोड़ा सा फोकस है, तो मैं इस वजह से भी अपनी पेंटिंग्स को थोड़ा सा स्टॉप किया। चलें, थैंक यू वेरी मच महानूर, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। महानूर अनवर हमारे साथ मौजूद थी, आर्टिस्ट जी, इनसे आपकी मुलाकात करवाई। अब ज़रा मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम सिंध भर में जो कुत्ते के काटने के केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है, और जो सिंध के ज़िला सांगड़ में 8 साल बच्ची जो है रेबीज़ बीमारी के बायस इंतकाल कर गई है। माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, मुजम्मिल फिरोज़ी बता रहे हैं। गए कुत्तों के काटने से रेबीज बीमारी फैलने का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को आवारा कुत्तों के काटने के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सांगड़ में कुत्ते के काटने से रेबीज का शिकार छोटी बच्ची इंतकाल कर गई। सड़कों पर घूमते आवारा कुत्तों में रेबीज बीमारी वाले कुत्ते भी इंसानों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के डॉक्टर अब्दुल हसीब का कहना है कि रेबीज से बचाव के लिए कुत्तों की वैक्सीनेशन जरूरी है। मारना हल नहीं होता, बचाना हल होता है। जब हम इनकी नसबंदी कर देते हैं, उनके साथ साथ हम इनकी वैक्सीनेशन कर देते हैं, ताकि सपोज अगर ये किसी को काटते भी हैं अनइंटेंशनली, अगर हो भी जाता है तो फिर उनको रेबीज़ जैसी वबा से बचाया जा सकता है। उनमें वो वैक्सीन हुई भी होती है तो वो वायरस उनमें इनएक्टिवेट हो जाता है। उसके साथ साथ हम शहरियों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि हमारा रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, आप एहतियात करें, एहतियात ही सबसे बेहतर होता है। जानवर कभी भी आपको आके नहीं काटेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कुत्ता आके आपको काटे। कुत्ते को आप कुछ करेंगे, उसको आप चप्पल मारेंगे, आप उसको लकड़ी मारेंगे, आप उसको पत्थर मारेंगे, फिर कुत्ता उसका रिस्पॉन्ड लाजमी करेगा। गुज़िश्ता बरस 2025 में सिंध भर में सगे गजीदगी के 60,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके। 2025 में 21 अफराद जान से गए। 2026 के पहले महीने में सिर्फ जनवरी में कुत्ते के काटने के 4,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। कुत्तों के काटने के केसेस में कमी और रोकथाम के लिए इक़दाम सुस्त रवि का शिकार हैं। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सिंध में अमले की कमी का सामना है। लाखों की आबादी वाले शहर में हज़ारों की तादाद में कुत्तों की वैक्सीनेशन एक बड़ा चैलेंज बन गई है। कराची में सिर्फ 3 सेंटर्स फ़ाल हैं जो रोज़ाना सिर्फ 6 से 8 कुत्तों की वैक्सीनेशन करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के दूसरे बड़े हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में, और यहाँ पर भी जो है कुत्ते के काटने के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। रवा माह जनवरी से लेकर अब तक जो है वो 1300 से ज़ायद जो कुत्ते के काटने के केसेस यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉग बाइट सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर रुमाना, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा क्या वजूहात हैं कि इतने केसेस आ रहे हैं, और आप क्या समझती हैं कि जो कौन से कुत्ता काटता है तो उससे रेबीज़ होता है? कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जनवरी के स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हर जो कुत्ते में जो है वो रेबीज़ का वायरस नहीं होता, लेकिन जो ओपन वुंड्स के साथ जो डॉग्स नज़र आते हैं और जिनमें जो है वो सलाइवा गिरता हुआ नज़र आता है, या कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस नज़र आते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनमें रेबीज़ के होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो इस वजह से जो है वो हम ये कहते हैं कि जो भी डॉग बाइट का केस है या कैट बाइट का, वो हमारे पास आके वैक्सीन ज़रूर लगवाए। कितना वक्त लगता है, जैसे डॉग बाइट हो गया है तो कहते हैं कि ये जरासीम जो है वो दिमाग पे जाके असर करता है, उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो आप ये बताइएगा कि कितना वक्त लगता है जरासीम को बॉडी में सलाहियत या दिमाग तक पहुँचने में? देखिए सर, इसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं ना। इसमें हमने ऐसे केसेस देखे जो 45 दिन के बाद आए और 40 दिन के बाद है, मैक्सिमम 60 डेज़ के बाद जो है वो ऑब्ज़र्व किया भी गया कि 2 महीने के बाद जो केस आया, तो हम इसे। अच्छा, ये बताइएगा कि टांग पे काटता है तो कम असर होता है, अगर चेहरे के करीब काटे या बाजू पे काटे तो ज़्यादा असर होता है, इस तरह भी कहा जाता है? इस तरह इसलिए कहा जाता है कि हमारे दिमाग में एक ब्लड ब्रेन बैरियर है, एक पर्दा है। ये रेबीज़ का वायरस इतना फैटल है, इतना मोहलिक है कि ये उस पर्दे को क्रॉस कर देता है। तो जब वो अपर बॉडी यानी कि पेट में, फेस में या कानों में अगर काटता है किसी को, या आँख के पास, तो उसके लिए करीब है यहाँ पे जाना ब्रेन में। तो इस वजह से ऐसे सारे मरीज़ों को वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाई जाती है। तो किस तरह के सिम्टम्स आते हैं कुत्ते जब रेबीज़ असर कर जाता है? तो देखिए, जब फुल ब्लोन रेबीज़ हो जाता है, वो दिमाग में दाखिल हो जाता है वायरस, फिर उसको तो वो तो इमिनेंट डेथ होती है। उसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि मरीज़ को पानी से डर लगता है, हवा से डर लगता है,
उसको इमेजेस आती हैं, हेलुसिनेशन यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें और शक्लें उसे नज़र आती हैं, और कभी कभी फिट्स भी होते हैं। जब विक्टिम को कुत्ता काटता है तो उस वक्त सबसे ज़रूरी अमल क्या होता है कि विक्टिम ये कर ले तो असरात कम होने के चांसेस होते हैं? सबसे अहम बात है, जैसे ही डॉग बाइट केस हो, आपने उस जगह को कपड़े धोने वाले साबुन से 15 से 20 मिनट वॉश करना है, रगड़ के। इस तरह से तकरीबन 40% आप ख़तरे से बाहर हो जाते हैं सिर्फ धोने से। उसके बाद फ़ौरी तौर पे हमारे पास आके वैक्सीन लगवाएं। सिविल हॉस्पिटल में 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल है। इस वक्त जो है अगर हम बात करें ओवरऑल सिंध की, तो सिंध में जो है रवां माह जो इस महीने में जो है वो तकरीबन 3,500 से ज़्यादा, तकरीबन 4,000 के करीब जो केसेस वो पहुंच चुके हैं ओवरऑल, अगर सरकारी और निजी हॉस्पिटल के फिगर हम मिलाकर बताएं। और इस वक्त जो डॉक्टर्स, हमारी जितनी भी डॉक्टर से बात हुई है, उनका कहना यही है कि पहली फुर्सत में जो है वो जहाँ पर कुत्ता काटता है उस जगह को 15 से 20 मिनट तक जो है वो कपड़े धोने वाले साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा असर करता है। और जो घरेलू टोटके होते हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं कि लोग घरों पर मिर्चें लगा लेते हैं या साबुन लगाते हैं। इस तरह के अमल से ग्रेस करना चाहिए, पहली फुर्सत में धोना चाहिए और फिर किसी भी ऐसे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए जहां पे वैक्सीन अवेलेबल हो, और वैक्सीन एक लगवाने के बाद अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहिए। जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई सानिया भाटी गेट पर जी। इंतज़ामिया की नाअहली हो, एहलकारों की गफलत हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा कल बड़े गुस्से में नज़र आई और लापरवाही के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छा खासा गुस्सा भी किया उन अफसरान के ऊपर। वज़ीर आला पंजाब ने जी भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पे ही इजलास बुला लिया और मरियम नवाज़ बोली ऑपरेशन के मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले तमाम अफसरों और इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। आज ज़िम्मेदारों की जो गिरफ्तारियों का हुक्म भी दिया और कहा कि बजाय इसके कि मुतासरा ख़ानदान को दिलासा दिया जाता, उन्हें थाने ले गए। मियाँ बीवी के ताल्लुकात जैसे भी थे, हमें इससे क्या लेना देना, मैन होल क्यों खुला था, किसी को परवाह नहीं थी। साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने जी इंतज़ामिया को लाइन हाजिर भी किया। बोली कमिश्नर लाहौर भी उतने ही कसूरवार हैं जितना LDA है। काम अगर ख़त्म हो गया था तो फिर मैन होल क्यों खुला छोड़ा, जिसने जगह को खुला छोड़ा क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं। मतलब कल की मीटिंग में उन्होंने कुछ मुअत्तलियाँ भी की और ये जो ब्रीफिंग हुई उसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई। मरियम नवाज साहिबा ने कल क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल होती है, दाता साहब के आसपास सिर्फ लाहौर के नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। इतना प्राइम एरिया जहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त है, वो जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई कि वहाँ काम भी नहीं हो रहा और काम बंद करके जो वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी है वो जा चुके हैं और उसके बाद किसी को परवाह नहीं। और AC साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। अगर वो खातून जो बेचारी गिरी है, अव्वल तो वहाँ लाइट नहीं थी, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो पढ़ भी सकती हो तो वो पढ़ेगी कैसे। आपने मुझे कहा कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कसूरवार है, बिल्कुल है। काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। ऐसे तो होगा और अगर आप इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आई एम ग्लैड कि इस तरह की मीटिंग हुई जिसमें पब्लिकली बताया गया उन लोगों को कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, उनको किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। और एग्जैक्टली मीडिया के ऊपर या जिस तरह से इस कहानी को ट्विस्ट करके निदारों और अफसरों की तरफ से मीडिया पे लाया गया, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक तो किसी की ज़िंदगी या जान चली गई और उसके बाद आप उस कहानी को इतना ट्विस्ट करके मीडिया के ऊपर ला रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जी 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत करते हुए PTA, वजारत कानून और इंसाफ समेत दीगर से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 8वीं जमात की तालिबा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार अलाया सलीम की जानिब से शिजा कुरैशी एडवोकेट पेश हुई और दरख्वास्त गुजार बच्ची की वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पे मनफी असरात डाल रहा है। दरख्वास्त में रियासत की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाए। साथ साथ वकील ने ये भी पॉइंट रेस किया कि टिकटॉक समेत दीगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कमसिन बच्चों की नफ्सियात हो उस पर बुरा असरात भी डालता है। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। चीफ जस्टिस ने जी ये करार दिया कि हसास नौयत का मामला है, तमाम फरीकैन जवाब जमा करवाएं और ये हुकूमत का पॉलिसी मीटर भी होना चाहिए। अदालत ने PTA समेत तमाम फरीकैन को 10 फरवरी तक शिकवार जवाब जमा करवाने की भी हिदायत दी है। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो ये मामला सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से या टेक्निकल एस्पेक्ट से नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। लाहौर हाई कोर्ट में जी 16 साल से कम उम्र बच्चों के इस्तेमाल पर पाबंदी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है इसकी तो जहाँ हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर कितना बुरा असर डाल रहा है और इस पर हम लीगल एस्पेक्ट से तो बात करेंगे लेकिन साथ साथ हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ इस वक्त जिस दरख्वास्त का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो वकील हैं शिजा कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ लीगल सलाम लॉ फर्म है, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शिजा, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जी हमारे साथ ज़हरा कनीज़ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजी इस हवाले से क्या है हम इस पर भी बात करेंगे। वेलकम टू द शो ज़हरा। वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम ज़रा शिजा से थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। शिजा, हमें ज़रा ये इस दरख्वास्त के हवाले से भी ज़ाहिर इस पर समाअत भी हुई है, जो रिमार्क्स आए हैं 10 फरवरी को इसको फर्दर इस पर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, आपने जब इस चीज़ को टेकअप किया, सो व्हाट वाज द आइडिया एंड थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? देखिए, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन मुझे बड़े अरसे से थी, लेकिन ज़ाहिर है इस पे बात करना या इसको करना कैसे है तो समझ नहीं आती थी। फिर इससे पहले माजी में आई हैड ऑल्सो अ PIL जिसका भी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जिसमें वेप्स की हमने बात की कि उनको बैन करें। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि वन साइज़ फिट्स फॉर ऑल का प्रॉब्लम है। हर चीज़ हर किसी के लिए एक जैसी है, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते। फिर आपने लास्ट ईयर देखा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क ने जब इसको बैन किया, फिर उसको टॉर्च बेयरर को फॉलो करते हुए UK, US, चाइना, मलेशिया, इवन अब इंडिया में भी बात हो रही है और US में तो न्यूयॉर्क की स्टेट में। अब ये वो ममालिक हैं जिन्होंने फ़ोन्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है और वही अपने बच्चों को सबसे पहले बचा रहे हैं। बिल्कुल सही। फिर एडवांसमेंट एक ये हुई कि लास्ट अगस्त हमारे सेनेट में एक बिल टेबल हुआ AC बैन के ऊपर, और मेरी पिटिशन को बल्कि एक मुझे वो भी हो रहा है कि एक पूरा पॉलिटिकल जो रंग दिया जा रहा है। इट्स नथिंग डूइंग विद द पॉलिटिक्स, इट्स अ वेरी पेरेंटल इशू और ये हम सबका मसला है। बिल्कुल, आई एग्री। तो इसको मैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे देख रही थी, बल्कि आपके शो के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारी और मेरी लॉ फर्म की एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, हमारा एक पर्सनल इनिशिएटिव है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं, या किसी सेनेटर से या किसी MNA से, नथिंग डूइंग विद दैट। एक तो ये क्लैरिटी देनी थी। फिर अभी रिसेंटली हमने कुछ 1 महीना पहले एक वाक़या देखा जिसमें एक बच्ची हार्बर हुई थी फॉर अ टेररिस्ट एक्टिविटी। वो टेररिस्ट एक्टिविटी हमने बलूचिस्तान में रोकी और जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो हार्बर हुई थी थ्रू सोशल मीडिया। दैट वाज माय ट्रिगरिंग पॉइंट। आई सेड दिस इज़ इट। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट UNODC। मैंने पीछे से अपनी टीम को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं जब वापस आऊँ तो मेरे टेबल पे मुझे ये रिसर्च चाहिए। वेरी नाइस ऑफ देम। उन्होंने सब कुछ गैदर किया, मैंने आके इसको फिर ड्राफ्ट किया और हमने फाइनली इसको फ़ाइल किया। लेकिन इसको फाइल करने से पहले हमने PTA को अप्रोच किया, विच इज़ ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट बिफोर गोइंग टू द लाहौर हाई कोर्ट। जब तक आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं लेते, हाई कोर्ट आपकी पिटिशन PIL नहीं सुनता। तो 20 दिन से ऊपर हो गए, हमें PTA से तो कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारे पास कोई सूरत नहीं बची, हमने कहा हम जाके हाई कोर्ट में एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। फिर एक सोशल मीडिया बैन की भी आपके पास एक लेजिस्लेशन आई और उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो हमने थोड़ा सा ज़रा कहा कि चलें अपनी कैपेसिटी में इसको थोड़ा सा पुश फॉरवर्ड करें। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। इस पर हम आगे फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन मैं इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज़रा, अब जैसे भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, US का जिक्र किया, ये वो ममालिक हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स यहाँ पर होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैड एन आइडिया कि हमारे बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है। डू वी हैव दैट आइडिया?
ये जितने भी ममालिक की हम बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, दे आर बेस्ड ऑन रिसर्चेस, और उनके जितने भी फ़ैसले होते हैं वो इम्पल्सिव नहीं होते हैं. इट्स नॉट बेस्ड ऑन वन हाउस होल्ड, इट्स बेस्ड ऑन इंटायर रिसर्च इन डिफरेंट स्टेट्स, और फिर जाके वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन एवरीबडी इज़ टुगेदर इन दैट डिसीजन. बट व्हाट हैपन्स हियर इज़, हाँ जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ से एक पुश मिला और एक आइडिया आया दैट शी filed a petition against vaping. इसी तरह से उनको आइडिया है, why not we do it regarding mental health and social media, because yes 16 साल से कम उम्र के बच्चे का जो जहन होता है, हम जिसको कहें कि सोचने समझने की सलाहियत रखने वाला जहन, फ़ैसले करने वाला जहन, इम्पल्सिव ब्रेन जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, वो डेवलप्ड ही नहीं हुआ होता, इमेच्योर होता है. उसके अलावा जो सेंसिटिव ब्रेन होता है, अमिगडाला ब्रेन, वो भी डेवलप नहीं हुआ होता, और वो उसको हम कहते हैं सेंसिटिव ब्रेन, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि टीनेज बड़े हसास होते हैं, उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, इम्पल्सिव होते हैं कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, चीज़ें फेंकना, दे हैव दोज इमोशंस, दे आर गोइंग थ्रू विद दैट. फिर उसके बाद आता है आइडेंटिटी, उस वक्त डेवलप हो रही होती है हम सब बच्चों की, उस वक्त बचपन से लेकर 16 साल की उम्र तक. और जब इस उम्र में आप किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया एक्सपोजर देते हो, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ही नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हम उसको क्रिएटिविटी नहीं दे रहे, रीडिंग नहीं दे रहे, एक्सपोजर नहीं दे रहे, सोशल सिचुएशंस नहीं दे रहे, एक्टिविटीज़ नहीं दे रहे, जिसके लिए हमारा जहन बना हुआ है. हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें चाहिए एज अ ह्यूमन. अशरफुल मखलूक़ात, हमारे ब्रेन को वो चैलेंजेस चाहिए डेवलप होने के लिए. आप अपने काम करना छोड़ देंगे, हाथ का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, आपका हाथ आराम से पैरालाइज होना शुरू हो जाएगा, एंड देयर विल कम अ टाइम वेयर यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है, इट्स जस्ट अ यूजलेस पार्ट ऑफ माई बॉडी. बट इफ़ यू डू द सेम विद योर ब्रेन, आपका ब्रेन स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएगा. द अमिगडाला, द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो भी जब स्क्वीज़ होना शुरू हो जाता है, देयर इज़ लॉस ऑफ एम्पैथी. आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे, दे आर literally bullying one another. Absolutely. They are saying words and things that उनको पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है कि उन अल्फाजों का मतलब क्या है exactly. और उसका इम्पैक्ट कैसा है किसी के ऊपर. So that what is happening with the brain here. और जब आपका ब्रेन चेंजेस हो रहा है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और उसके लिए ये है कि आइडेंटिटी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया. अब ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ूबसूरत कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी. आपके और मेरे ज़माने में शायद हमें ऐसा होता था कि अच्छा हमें एक्सप्लोर करना है, हमने क्या बनना है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, अच्छा हमारे फादर का क्या है, हम इनमें से कौन सी अच्छी चीज़ें अडाप्ट कर सकते हैं. वैलिडेशन आना शुरू हो जाती है, और ये एज ऐसी है 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कि हम वैलिडेशन सीख करते हैं दुनिया से. कि कोई हमारे बारे में कमेंट क्या कर रहा है, कोई हमें पसंद कैसे कर रहा है, हमारी ड्रेसिंग को कैसे पसंद करता है. तो अगर हम सोशल मीडिया का उनको एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, और उनको है कि हमारे पास लाइक्स कितने आ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने आ रहे हैं, हमें कमेंट क्या किया गया, तो वो आइडेंटिटी कन्फ्यूजन की तरफ जाएंगे. वो इस तरफ नहीं जाएंगे कि हमने क्या बनना है और हमारी क्या खासियत है. आइडेंटिटी एक्सप्लोरिंग की तरफ से हटके वो इस तरफ से आ जाएंगे कि अच्छा लोगों को क्या पसंद है, मैं वैसा बनता या बनती हूँ. पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज डेवलप हो जाएंगी, वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ठीक है आपको क्या पसंद है. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लाइक सर्टन बिहेवियर और सर्टन पर्सनालिटी, तो उन बच्चों का कोशिश होगी कि हम वैसी ही चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दें, और ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली. हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से बच्चे ब्लॉगर्स हैं, एंड व्हेन आई सी देम आई सी वेरी इनोसेंट फेसेस एंड इनोसेंट फ्यूचर दैट कुड बी, और वो बहुत ब्यूटीफुली डेवलप हो सकता है, बन सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ने उनको इस पोजीशन में डाला है, और वो इस पोजीशन में हैं जहाँ पे दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ड्रेसेस, लाइक्स, फॉलोअर्स, ब्लॉगिंग, दिस एंड दैट. एंड व्हेन यू हेयर कन्वर्सेशन ऑफ दीज ब्लॉगर्स एंड व्लॉगर्स, आप उन बच्चों में बच्चा नजर नहीं आएगा. उनमें वो इतना पक्कापन आ गया है. आई सो अग्री विद दैट ज़ाहरा. मैं चाहूँगी इस पे मैं शिज़ा आपकी भी ओपिनियन लूँ. ये जो भी ज़ाहरा ने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने आप एज अ पेरेंट भी बच्चों को इतना एक्सपोजर दे दिया, और इवन हमारे बच्चे अगर फ़ोन्स के ऊपर है तो पेरेंट्स उससे ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन्स पे या सोशल मीडिया पे स्पेंड करें, और वो एक रोल मॉडल है आपके लिए. सो आई बिलीव कि हमें ओवरऑल इस कल्चर को, और ये जो व्लॉगिंग वाला आइडिया है जिस पे बात की कि वो इनोसेंस चली गई है, और हम उसको बहुत फ़ख्र से
फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो व्लॉगर है और वो ऐसी बात करता है, या वो ब्रांड्स की बातें कर रहा है, या वो गाड़ियों की बात कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज समथिंग जो एज अ सोसाइटी हमें फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, ज़ारा ने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने अपनी पिटिशन में रेज किए थे, उन्होंने शी हैज़ एक्सप्लेन्ड देम ब्यूटिफुली। फॉलोइंग टू दैट, इस पिटिशन के अब मैंने, और ये मेरी पिटिशन का अगर आप ड्राफ्ट देखें तो उसके अंदर ये वर्ड यूज़ किए हैं दैट हमें अपने बच्चों का चाइल्डहुड सेफ करना है। ओके, वाओ, दिस इज़ व्हाट आई हैव यूज्ड। फॉलोइंग टू दैट, अगर मैं इसके अगेन मैं लीगल साइड को उसको ज़रूर कवर करना चाहूँगी। जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है ना, उसमें जो बच्चे हैं, आप उनके रिस्पॉन्सेस देखें, उनको सलाम करने की भी तमीज़ नहीं है। वो कह रही है हे, आप हमारी हे से बात शुरू होती है, और मैं कह रही हूँ बेटा आपको आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यू कैन रीच आउट टू माई टीम एंड यू कैन हैव माई रिसर्च, और आप देखो कि मेरी लॉजिकल रीजनिंग है। एंड दे लाइक हाँ, हमारी कमाइयाँ बंद कर दें आप, और ये वो, और लेकिन लार्जली आई वुड से 90% मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। ग्लैड कि 90% है। वरना वेब्स वाली पिटिशन पे भी मेरी काफ़ी, मतलब मुझे I had to see, you know, कि मेरी बल्कि बेटियों ने, I have 2 teenager daughters माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि मामा आपकी वजह से हमारी दोस्तियाँ टूटेंगी। तो that was funny, but I thought I like कि बाद में तुम सब लोग मुझे मिलके दुआएं दोगे ये जो मैंने किया है। somehow कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन ज़रूर लगी। बैन तो अभी पाकिस्तान में कोई चीज़ बैन करना, आई नो इट्स फ्लावर्स एंड रेनबोज। मेरा अगला सवाल भी सजा यही था, बिकॉज आपने अभी जो बात की है, आपने ये पिटिशन की है, आई सो बिलीव कि ये बहुत सारे पेरेंट्स की दिल की आवाज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। बट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हम यहाँ पे लॉस की इम्प्लीमेंटेशन और हम सारा दिन चैलेंज करते हैं। आई बिलीव आपको ज़्यादा पता है। सो ये बड़ा मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने ना इस पे एडवाइस भी किया। हम लोगों ने लॉ में हमेशा, हम जब कोई चीज़ मांगते हैं, बात करते हैं, तो उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर छोड़ते हैं। हम लोगों ने एडवाइस किया एक तो स्ट्रिक्ट बैन, और ये हम कर सकते हैं। देखिए, आप सारी दुनिया का प्रेसिडेंट उठाएं, उन्होंने भी तो किया ही है ना, वो दुनिया से बाहर नहीं है। सो हाउ अबाउट मेकिंग अ कमीशन, उसमें लीगल से लोग बिठाएं, उसमें टेक्निकल से बिठाएं, PTA से बिठाएं, सिविल सोसाइटी से बिठाएं, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, और कोई ना कोई SOP, कोई पॉलिसी डिवाइस करें जहाँ हम ये फिल्ट्रेशन लगा सकें। पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, गवर्नमेंट भी बड़ी केपेबल है, वो ये कर सकती है। और हमेशा आई हैव सीन, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट का जो एक टिल्ट है इस तरह के मामलों पे, वो लोग बड़ा इस चीज़ का नोटिस भी ले लेते हैं। एंड द वे आई वांट टू प्रेज मैडम चीफ जस्टिस, जिस तरह मैडम ने इसका एक नोटिस लिया, एंड आई एम ग्लैड ये सितंबर में भी पिटिशन आई, लेकिन मैडम ने इसको डिसमिस कर दिया। बट मेरी पिटिशन मैडम ने फॉर सो एंड सो रीजंस, उनके पास होंगी, लीगैलिटीज़ भी होती हैं, और कुछ ज़ाहिर है पिटिशन के एक क्वालिटी भी होती है, मे बी उसकी वजह से, क्योंकि जो उसमें मैंने कंसर्न्स रेज़ किए हैं ना, दुआ ज़हरा का केस उठा रहे हैं आप, टिकटॉक पे व्यूज़ और लाइक्स के लिए बच्चे ट्रेनों के नीचे आ रहे हैं, असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, और उससे गहरे पहलू ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट नेशनल स्टेक होल्डर्स टू कॉम्बैट दैट। मैं पंजाब कमेटी का हिस्सा भी हूँ, हमारा रोज़ का काम है। तो थ्रू सोशल मीडिया इट इज़ सो ईजी। इंस्टाग्राम पे शुगर डैडी कल्चर विद 10 to 16 years of age, हम सब, हमारे पास पूरा दिन स्टैट्स आ रहे होते हैं, बिकॉज आई एम लुकिंग एट साइबर क्राइम ऑल्सो। तो उन बच्चियों को वहाँ से सेव करना, और सबसे मज़े की बात यह है कि चलें आपने प्रिवेंशन तो दी हुई नहीं है ना, आपके पास कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज आप बच्चा जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकता जब तक कोई एडल्ट या गार्डियन उसके साथ नहीं है ना। आपको पता है हमारे घरों के हमारे माहौल किस तरह की है। मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू किया, और आप देखें कि इस साल की जो 16 days ऑफ एक्टिविज्म थे इंटरनेशनल, वो थे आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे। तो इसकी मेरा ख्याल है कोई सिग्निफिकेंस होगी जो पूरी एक 16 days की होलिस्टिक वर्ल्ड वाइड कैंपेन सिर्फ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे चली है। और माने या ना माने, लड़के अपने तरह से, आपने देखे डाले ले आओ, शूट कर दो, असला चला लो, ओवर स्पीडिंग कर दो, शेर के बच्चे लेके फिरते रहो, ये वाला कल्चर तो मुझे, अपने बच्चों को जहालत, आप अपने बच्चों को ना जानवर बना रहे हैं। आप उनको चाइल्डहुड तो मिसेंगे, दे बिहेव लाइक, आप आजकल का 13 साल का बच्चा और हमारी जनरेशन का 13 साल का बच्चा, दे लुक लाइक, मुझे लगता है वो मुझसे भी शायद बड़े लगते हैं। व्हेन दे कॉन्वर्सेट, दे मैनर्स टोटली मिसिंग। और मैं इसमें पेरेंटल, मुझसे सवाल किया गया और मुझे पता है कि सवाल आगे भी कोर्ट में आएगा कि पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए,
पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% है। बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं अपने बच्चे को सिविल नहीं कर रही हूँ या मैं उसको अच्छा बुरा नहीं बता रही हूँ, घर से फेलियर है। फिर स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अगेन कमिंग बैक, जब वेब्स की पिटिशन की, हमने स्कूल वालों से पूछा, हमने कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, इतनी फीसें ले रहे हैं, बच्चा 8-8, 9-9 घंटे आपके पास है। वो कहते हैं मैडम हम क्या करें, हम मना करते हैं, घर से फ़ोन आता है, आपको क्या तकलीफ है, हमारा बच्चा एंजॉय करता है। तो इस तरह के तो पेरेंट्स हैं, फिर हम क्या करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसमें हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। आई एग्री। द पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इन पैरेलल बट कैन नॉट कम्पीट। ये मैंने अपनी पिटिशन में भी ये बात अर्ज की है। बिल्कुल ठीक है शिजा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आई रियली वांट कि ज़ारा भी इसमें ऐड ऑन कर दे आपकी जो बात है। ये जो भी शिजा बात करी थी ज़ारा, कि हम अपने बच्चों को पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस ज़ुमरे में भी हम उनको ऐसी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं या ऐसे कल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं जो शायद एज अ पेरेंट बाद में हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। अनफॉर्चुनेटली जिन पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, दे वर रेज एंड एक्सपोज टू एनवायरनमेंट जो बहुत शोशा वाला एनवायरनमेंट था, एंड दे वर गिवन एक्सेस टूवर्ड्स अल्कोहल, ड्रग्स, टीवी, गेम्स, कार्स, बहुत छोटी छोटी उम्र में। और जब ये पेरेंट्स बने तो उनको लगा वो दिस इज़ बीइंग कूल एंड दिस इज़ ओके, अगर हम अपने बच्चों को भी इस चीज़ में लेकर चलेंगे। और उसमें एक चीज़ आ जाती है बीमार मोहब्बत, जो ये कह रही है ना कि माँ बाप कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को वेप देने से मना नहीं किया, तो आप होते कौन है कि, और ये होता है, दिस इज़ वेरी ट्रू। The clients that come to me while I was working in rehab, and the patient that was drug addict or social media addict or with body dysmorphization, जिसमें आ जाता है कि फॉर इंस्टेंस जैसे ट्रेंड था कि बड़ी बड़ी बॉडीज़ का पहले ख़वातीन का, और जब आप ऑल्ट्रेशन की तरफ जाते हो, प्लास्टिक सर्जरीज़ की तरफ जाते हो, तो पीपल डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एज वेल, जिसमें बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी आ जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिन्होंने अपनी बॉडीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया था। और अब क्योंकि वो भी पेरेंट्स ने पैसा दिया, परमिशन दी, सर्जरीज हुई, फिर जाके ये चीज़ें हुई है ना, ठीक है। एंड देन दैट पर्सन इज़ ऑल्सो एडमिटेड इन द रिहैब, द पर्सन विद ड्रग एडिक्शन इज़ ऑल्सो एडमिटेड इन द रिहैब। माँ बाप आते हैं सेशंस के लिए एंड देन दे टेल हफ्ते में 3 दफ़ा ही तो पीता था, क्या हो गया इसमें। ये तो खैर हमारा जेनेरिक पेरेंट्स का एडल्ट बिहेवियर भी यही है। एंड द अदर मदर आल्सो देख ले, हमारे माशाल्लाह माँ बाप का यही बिहेवियर है। दिस इज़ एनेबलिंग बीमार मोहब्बत, जो आप अक्सर पेरेंट्स में देखोगे, जो सोशल मीडिया एडिक्शन को भी बढ़ा रही है। अगर मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरे बच्चे के पास भी वो फ़ोन होना चाहिए। एंड इफ़ आई हैव अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन, माई चाइल्ड शुड ऑल्सो हैव द सेम फ़ोन, सेम सोशल मीडिया, और मैं उसको टैग करूं अपने बच्चों को भी, और अपने बच्चों की पिक्चर। आप देखिए AI जनरेटेड वीडियोस और पिक्चर्स एंड एक्सपोजर, और फेक एंड एवरीथिंग, you are exposing your child to such a dangerous world out there, and it is, yes, स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। द पेरेंट्स दैट enable their children into being a certain way, नुकसान अपना होता है, उनका अपने बच्चों को होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं हम इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी वजह से इस माशरे को भी नुकसान होता है, क्योंकि पीपल आर वॉचिंग देम। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ बिग इन्फ्लुएंसर्स जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट उसकी वजह से हमारी यंग जनरेशन इतनी कन्फ्यूज्ड है, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, स्कूल जाना छोड़ दिया है, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, उन्होंने इतने पैसे दिखा दिए उनको लगता है कि वो इतनी करियर्स बना के इतना नहीं कमा सकते जितना वो व्लॉगिंग से कमा रहे हैं। हालांकि दिस इज सच अ रॉन्ग कल्चर कि एजुकेशन और आपके एक्सपोजर का कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है जो कि आपको इस तरह से आएगा। और आप देख लें कि जिन व्लॉगर्स का आप नाम नहीं ले रही, हमारे सामने उनके एग्जाम्पल्स है कि हाउ दे आर सफरिंग with certain issues, and that's something जो हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। बट वो भी तो let's say idealize हो जाते हैं issues से। if somebody is going through something, हम उसको glorify कर देते हैं कि अच्छा ये बीमारी भी कितनी खूबसूरत है, you know. And recently I had this encounter with a kid in my extended family, and that person was like, oh, auntie, would you like to give me 5 lakhs? I want to buy something. And I'm like, you're asking 5 lakh, that's 5 rupees. तो उनका कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर हमारे पास इतना पैसा होगा, अब अच्छा कल मैं ना जहाज़ ले लूँगा या ले लूँगी। उनकी
ऑल्टरेशन इतनी डिफरेंट हो गई मैनिफेस्टेशन उनकी इतनी अनरियलिस्टिक हो Very गई है। materialistic approaches instead of being I really want practical. कि इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है अनफॉर्चुनेट, बट वी आर हैविंग अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। सो शिजा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? I would really want to add about the petitioner who is a teenager and she is a member of perhaps one of the youngest member of National Commission for the Rights of Child. और उसका ये personal initiative है. She is my daughter and yes, she came to me and she said कि she was re-elected for the second term National Commission में. So इस दफ़ा की उनकी कैंपेन का पूरा साल का एजेंडा ही साइबर अटैक्स और ये सब कुछ है. सो शी सैट डाउन विद मी एंड शी सेड व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस. सो आई सेड ओके, मैं पीछे हूँ आपके, बताओ क्या करना है. कहती है व्हाट इज़ द वे दैट वी कैन एनफोर्स इट. एंड देन वी हैव आल्सो अनदर पिटिशन फ्रॉम एन NGO. लेकिन जो चाइल्ड पिटिशनर है उसकी एक बड़ी एफर्ट है. 2 दिन वो टेम्परेचर में उठ के मेरे साथ कोर्ट भी गई फॉर अटेंडिंग द हियरिंग एंड शी वाज लाइक आई विल गो टू एवरी हियरिंग. बल्कि स्कूल से छुट्टी लेके मैं उसको लेके गई हूँ. सो देखिए, एक बच्चा जब रियलाइज़ कर रहा है और उसको अपने स्कूल से भी बड़े हेटफुल चीज़ें कि तुम्हारी वजह से हमारा भी सोशल मीडिया बैन हो गया एंड एवरीथिंग, बट अगर एक बच्चा ये रियलाइज़ कर सकता है तो फिर हम सबको और स्टेट को भी ये आई थिंक और उसको हेट ना दें, हर चीज़ को इतना हेट ना दें. जो अच्छी चीज़ है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज़ है, आपके बच्चों के लिए हम ये सब कुछ करें. देयर इज़ नो एडवांटेज और गेन, हमारा कोई गेन नहीं है. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि इसको सपोर्ट करें. थैंक यू वेरी मच शज़ा, थैंक यू वेरी मच ज़ारा, बहुत शुक्रिया. और ये दोनों ख़वातीन जिस तरह से कॉन्वर्सेशन हमने लेके भी चली, आई बिलीव कि शज़ा की बात बिल्कुल ठीक है कि हम इसको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए समझें कि ये उनकी बेहतरी के लिए. और जो ज़ारा ने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताए हैं, वी हैव नो आइडिया कि लॉन्गर रन में जाके हमें कितने इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच लेडीज़, बहुत शुक्रिया. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप साथ हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे. हम किचन में जाएंगे जहां पे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी और खाना बन चुका है. शेफ़ नदीम चीमा और उनके साथ शेफ़ उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया. क्या बना है आज आपके किचन में? जी आज हम बना रहे हैं कोरमा, चिकन कोरमा. तो उसके लिए हमने जो है ना सबसे पहले लेंगे प्याज और प्याज को करेंगे ब्राउन करेंगे. जब वो इस शेप में आएगा, अब इसकी बड़ी मज़ेदार टेक्निक है कि होममेड जो है ना हम इसको बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा. सबसे पहले प्याज को करेंगे ब्राउन और उसके अंदर फिर हम डालेंगे दही और ब्राउन प्याज की हुए को ग्राइंड करेंगे. और ग्राइंड करने के बाद उसकी शेप इस तरह से आएगी. और फिर उसकी भुनाई करेंगे. भुनाई करने के बाद जो है ना शेप इसकी इस तरह से आएगी और फाइनल जो है ना ये. तो उसके बाद हम जो है ना इसका करेंगे चिकन को अदरक लहसुन और सॉल्ट में डिप करके रखेंगे मैक्सिमम कोई आधा घंटा. फिर उसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी होगी उसके अंदर हम उसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे. अब इसमें बड़ी मेन चीज़ है कि होममेड घर के अंदर आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं. जब हम शान का कोरमा मसाला इस्तेमाल करेंगे और इसमें आपको कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. और ये मसाला यूज़ करने के बाद आपको किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि ये मुख्तलिफ मुल्कों से मसाले जात तैयार किए गए हैं. इसमें बहुत अच्छा कम्बिनेशन है और ये मसाला तैयार करने के बाद इसकी रूमा और टेक्सचर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है. तो इसके बाद इसमें जो है ऑलरेडी सब कुछ इसमें ऐड होता है. ठीक है, शान मसाले में. तो उसके साथ हमारी जो है ना फाइनल लुक भी तैयार हो चुकी है. प्रेजेंटेशन भी दिखा दें. जो कोरमा रेडी हो चुका है बिल्कुल होममेड फील में है. और चूंकि इसमें शेफ़ की रिकमेंडेशन है कि अगर आप शान का कोरमा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अरोमा और होममेड फील आएगी इसकी प्रॉपर्ली. ज़बरदस्त. बिल्कुल. तो जी इसमें जब हमने इसको मसाले को चिकन को मसाले के अंदर डालना है तो उसमें फिर हमने लास्ट पे जो है ना योगर्ट का इस्तेमाल करना है और क्रीम का इस्तेमाल करना है. फिर इसमें हम जो है ना इस खुशबू के लिए खड़े मसाले डाल के दम लगाएंगे और बहुत ही टेंडर और जूसी आएगा. बिल्कुल ठीक है. इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें जी कोरमे की, जो रेडी हो गया है. शेफ़ नदीम चीमा और उनके साथ शेफ़ उस्मान हमारे साथ मौजूद थे जी. ये बिल्कुल कोरमा रेडी है और बड़ा खुश शक्ल है. थैंक यू वेरी मच जी शेफ़ नदीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए.
आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। एक वक्त था जब बरतानिया को वो वाहिद मुल्क समझा जाता था कि अगर तमाम आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत जो स्टडी वीज़ा है तकरीबन उसके चांसेस 100% हुआ करते थे। लेकिन अब हालात कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालिया महीनों में भी जी बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ाज़ पे भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं और इसकी क्या वजूहात है जिनकी फ़ाइल्स बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग लगती हैं, केस बड़ा प्रॉपर लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? या जो यूके की वीज़ा पॉलिसीज़ है इसमें खामोशी से को बड़ी तब्दीली आई है या कुछ ऐसी गलतियां हैं, वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके केसेस मुतासर हो रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बरतानिया में जो स्टडी वीज़ा है उसके अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, किन डॉक्यूमेंट्स पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है, किस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूके की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से दाखिला ले सकते हैं। और साथ भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप पढ़ने जाते हैं यूके में तो उस दौरान किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और किस प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए ना सिर्फ आप वीज़ा ले सकते हैं बल्कि अपनी स्टडीज़ को भी बेहतर तौर पर मुकम्मल कर सकते हैं। हमारे साथ एजुकेशन कंसल्टेंट जवेरिया तारिक मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे, जो बरतानिया में ही मौजूद हैं और अपनी PhD भी मुकम्मल कर रही हैं और साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूके में पढ़ने की गाइड फराहम कर रही है। थैंक यू वेरी मच जवेरिया, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक न्यूज़, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और एटलीस्ट मुझे मौका दिया कि मैं एक पब्लिक चैनल पे आकर बच्चों को कुछ एडवाइस दे सकूं। वैसे तो हम सोशल मीडिया के थ्रू और कॉल्स के थ्रू हर वक्त यूके से बैठ के एडवाइस देते रहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे खुद मौजूद हैं और बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस जो आ रहे हैं वो हमें पता है, हम बच्चों को कम्युनिकेट करते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल जवेरिया, बड़ा ज़रूरी है बिकॉज स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉपर गाइडलाइन मिलना इट्सेल्फ बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमें ज़रा बताएं कि ये पॉलिसीज़ क्या चेंज हुई हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको थोड़ा अपने पैटर्न्स में तब्दीली लानी है? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो रिफ्यूज़ल है ये भी आ रहा है और इसको बेहतर तौर पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है? अच्छा जी, बेसिकली जो हमारा यूके का स्टडी वीज़ा है ना, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि यूके का स्टडी वीज़ा इज पॉइंट बेस्ड स्टडी वीज़ा। पहले क्या हो रहा था कि पिछले साल तक सितंबर 2025 तक जनरली जब आपकी फाइल कंप्लीटेड, आपके सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, आपका आइल्स है, PTE है या कोई भी ऑनलाइन इंग्लिश का टेस्ट है, तो इट यूज्ड टू बी 100% अप्रूवल। लेकिन जब बच्चे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से यूके आते थे तो उनमें से बहुत सारे बच्चे जेन्युइन स्टूडेंट नहीं होते थे, वो साइलम क्लेम कर लेते थे, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी कंप्लीट नहीं पे करते थे, अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लेते थे, यूनिवर्सिटी से लीव ले लेते थे, यूनिवर्सिटी से एग्जिट कर लेते थे, इलीगल हो जाया करते थे, जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मैसिव क्रैकडाउन स्टार्ट किया इस वीज़ा के ऊपर जो कि 100% लोगों को मिल रहा था। उनके क्रैकडाउन में एक पार्ट ये है कि वो जेन्युइनिटी ऑफ द स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मेजॉरिटी बच्चों के यूके वीज़ा इंटरव्यूज बुला रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले विदाउट इंटरव्यू आपका वीज़ा अप्रूव होकर आपकी ईमेल में आ जाया करता था। अब चूंकि वो इंटरव्यूज बुला रहे हैं तो इंटरव्यूज में वो जेन्युइनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चेक कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जिनका नॉलेज बेस अच्छा नहीं है, जिनके ऑनलाइन टेस्ट्स हैं और वो वाकई अंग्रेजी उस तरह नहीं बोल सकते जिस तरह आपको सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, उनके यूके वीज़ा इंटरव्यूज रिफ्यूज हो रहे हैं। इंटरव्यूज फेल होने की वजह से उनका वीजा रिफ्यूज हो रहा है। सो दैट इज अ वेरी मेजर सेटबैक व्हेन यू कम टू यूके एंड व्हेन यू कम टू यूके स्टडी वीजास, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा शॉक लग रहा है कि यार ये क्या बात हो, यूके हमारे वीजा रिजेक्ट कर रहा है जो कि पहले कभी रिजेक्ट नहीं करता था। तो इसके बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो बच्चों की अपनी ही वजह से हैं, जो बच्चों ने यहाँ पे आके साइलम्स क्लेम किए हैं, बच्चों ने अपनी डिग्रीज कंप्लीट नहीं की, यूनिवर्सिटीज की सीट्स और कैश वेस्ट कर दिए हैं। और इसका बहुत आसान हल ये है हम काउंसलर्स के लिए कि हम जेन्युइनिटी ऑफ द स्टूडेंट चेक करें और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट को यूके भेजें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने बात की है कि जो क्रैकडाउन जवेरिया स्टार्ट किया, इसमें हमारे फैक्टर्स भी आई एम श्योर के इन्वॉल्व हैं और जैसे आपने भी गाइड किया है। अब जब स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर है इसमें सफ़र कर रहे हैं, जिनके प्लान्स थे कि वो फर्दर जाके पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं क्रैकडाउन में वो भी इसका शिकार हो रहे हैं, सो व्हाट दे नीड टू डू, और अगर वो वहाँ पर आ रहे हैं तो किन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर है या सब कुछ है, तो आपने इन फैक्टर्स को मेक श्योर करना है कि आप वहाँ आकर इनको फॉलो करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को। जी,
थैंक यू अरमाला, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस प्रोग्राम पे जब मुझे आपके चैनल ने इनवाइट किया तो मैं लिटरली इसी टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही थी कि अगर बच्चे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे ये प्रोग्राम देखेंगे तो दे मस्ट गेट अ गाइडेंस इन दिस प्रोग्राम, थ्रू दिस प्रोग्राम, कि अगर आप वाकई यूके आना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एक अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, अपनी एटलीस्ट 70% फी आप यूके से पे करके, पाकिस्तान से पे करके यूके आए। प्लीज कोई भी ऑनलाइन टेस्ट मत कीजिए, जिस तरह ऑक्सफोर्ड ELLT और जो लैंग्वेज सर्च टाइप के टेस्ट हैं वो मत कीजिए। आप सिर्फ करें जो यूके के स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, UKVI IELTS एंड UKVI PTE, क्योंकि इन दोनों टेस्ट की वजह से आपको इंटरव्यू की कॉल आने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। प्लस आपका जो भी गैप है आपकी स्टडीज में, फॉर एग्जांपल आपने डिग्री की थी 5 साल पहले, 4 साल पहले, उस गैप को प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर्स के साथ जस्टिफाई कीजिए, एंड दैट एक्सपीरियंस लेटर मस्ट बी वेरीफिएबल फ्रॉम द डिपार्टमेंट जहां से आपने वो एक्सपीरियंस लेटर बनाया है। और अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो अपनी डिग्री से रिलेवेंट डिग्री में प्रोग्रेस कीजिए। हमारे पाकिस्तानी बच्चों का बहुत बड़ा इशू ये है कि जो पाकिस्तान के एजेंट टाइप के कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैठे हैं वो उनको जिस डिग्री में प्लेस करते हैं वो उसी डिग्री में आ जाते हैं। दे डू नॉट यूज देयर ओन ब्रेन, दे डू नॉट यूज देयर ओन करियर प्रोग्रेशन स्ट्रैटेजी, बल्कि जो उनको एजेंट कंसल्टेंट ये एडवाइस देता है कि जी ये आसान डिग्री आप इसमें आ जाए, वो उसी में आ जाते हैं। अभी यूके देख रहा है जेन्युइन स्टूडेंट जो कि करियर प्रोग्रेशन के लिए यूके आए। तो जो डिग्रीज लाइक MSc इंटरनेशनल बिजनेस, MSc मैनेजमेंट, MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह की डिग्रीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको टेक्निकल डिग्रीज विद AI, विद कंप्यूटर्स, विद ई-कॉमर्स इफेक्ट, अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आप इनोवेशन, AI, बिजनेस एनालिटिक्स टाइप की डिग्रीज में आएंगे। अगर आप कंप्यूटर्स के स्टूडेंट हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस टाइप की डिग्रीज में आप नहीं आएंगे। अगर आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं तो आप उसकी करियर प्रोग्रेशन में आएंगे। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप उसकी करियर प्रोग्रेशन में आएंगे। सो अगर बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, स्पेशली मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं थ्रू माई ईमेल एड्रेस और माई इंस्टा ID, तो आई ऑलवेज टेल देम कि कौन सी डिग्री उनको करियर प्रोग्रेशन प्रोवाइड करेगी यूके के अंदर, बिकॉज बीइंग अ काउंसलर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अपनी जेन्युइनिटी शो करने के लिए एक तो आपको एक अच्छा टेस्ट करना है इंग्लिश का, आपने एक अच्छा बजट अरेंज करना है, आपने एक अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में जाना है, और आपने करियर प्रोग्रेसिव डिग्री में जाना है। ये 4 चीजें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका इंटरव्यू का चांस और फेलियर का चांस कम है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव जवेरिया, बिकॉज आई बिलीव ये जो आपने बात की है डिग्री सेलेक्ट करना, कि आपने किस में आगे जाके पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो कि मैं भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखती हूँ कि जी अगर वो पढ़ कुछ और रहे हैं क्योंकि अगली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से मिलेगा तो हम कोई और डिग्री ऑप्ट कर लेते हैं, और फिर उसमें कहीं ना कहीं उनका करियर भी स्टेक पे होता है, पढ़ाई भी उस तरह से नहीं हो पाती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन द एंड जवेरिया, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की रेशो जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि कम भी इसीलिए हो रही है, रिफ्यूज़ल्स भी हैं, ये सारे फैक्टर्स अगर आपने मद्देनज़र रखे हैं तो इसमें सक्सेस रेट क्या है, और वहाँ जाकर इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी अगर कोई चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप भी वहाँ पे PhD करी हैं आप, तो वो भी ज़रूर एड्रेस करें हमारे प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। देखिए, हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो कि यूके आ रहे होते हैं उनको बस यूके आने का शौक बहुत होता है, बिकॉज यूके हैज़ बीन ऑलवेज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। उनको बस यूके जाने का शौक है, वो शौक में अपने तैयारियां कर लेंगे, सब रिश्तेदारों को बता देंगे, फ्रेंड्स को बता देंगे हमारा यूके का वीज़ा लग गया, बट दे वोंट फोकस ऑन द स्किल सेट दैट दे मस्ट लर्न व्हाइल कमिंग टू यूके। सो जो बच्चे पाकिस्तान से यूके आना चाह रहे हैं, सबसे पहले प्लीज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, work on how you present yourself, how you present your CV, how you present your profile. पाकिस्तान में बैठे हुए अगर आपका यूके का वीजा अप्रूव हो गया और अभी आपने महीने या 6 वीक्स में फ्लाई करना है, वहीं से बैठ के आप जॉब हंटिंग स्टार्ट करें, बिकॉज ऑब्वियसली यूके इज अ वेरी कंपैटिटिव मार्केट। यहाँ पे सिर्फ आप पाकिस्तान के बच्चों से compete नहीं करेंगे, यहाँ पे अबव 80 नेशनैलिटीज के लोग हैं जो आके बसे हुए हैं, वो यहाँ पे पिछले 5 साल से 10 साल से रह रहे हैं या आपके साथ एंटर हो रहे हैं। यूल बी कम्पीटिंग विद ऑल दोज पीपल। और हम लोग जिनकी प्रोफाइल्स पाकिस्तान में बहुत हाई फाई है, क्योंकि हम पाकिस्तान में बहुत लिटरेट या बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं वी हैव टू कम्पीट विद मोर क्वालिफाइड पीपल देन अस। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो आपको पाकिस्तान से आते हुए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी CV के ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर काम करना है। ठीक है। आपको IT की स्किल्स आनी चाहिए। अगर आप ड्राइविंग सीख के आ सकते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अपने सर्वाइवल के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ओवर हियर यू कैन हेल्प यू इन सर्वाइव, आपको अपने सर्वाइवल के लिए जो भी स्किल्स सीखनी है,
घर के काम करने, डोमेस्टिक काम सब सीख कर आए आप वो सब चीजें सीख कर आए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जवेरिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम था बट आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं। जवेरिया तारिक हमारे साथ मौजूद थी जी, एजुकेशन कंसल्टेंट जो कि खुद यूके में है इस वक्त और यहाँ से जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडलाइंस दे रही थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।